सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया कि भाई इस तरीके से जो है गवर्नेंस को प्रैक्टिस किया जाएगा, ये ऑफिसेस होंगी, स्टेट अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स गारंटेड करेगी। दूसरी चीज है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी फ्यूचर गवर्नमेंट्स होंगे उनके लिए डायरेक्शंस की भी जो है बात करिए कि आपको अगर सरकार चलाना है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन प्रोविजंसों को डाला गया, बेसिकली एक फ्रेमवर्क था, रूल्स का, लॉज का, बॉडीज का फ्रेमवर्क था। और जैसे जैसे सरकारें आपकी आती चली जाएंगी, सोसाइटी की नीड के मुताबिक वो चेंजेस करते लेकर आएंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, रिजर्वेशन से कोई आपका अमेंडमेंट आया, या फिर आप मान के चलिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेटेड कोई आपका अमेंडमेंट आया, तो ये सारी चीजें अमेंडमेंट क्यों आती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको अगर आप देखोगे तो आपका 1947, 1952 और आज की जो तारीख है वो है 2022। तो इस डॉक्यूमेंट की अभी भी रेलेवेंस बनी हुई है। क्यों रेलेवेंस बनी हुई है? क्योंकि इसको हमने अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड नीड इसमें चेंजेस लेकर आए। ये क्लियर हो गया कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या? कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में जो है बात करी गई है, ठीक है ना, जिससे जिससे ये पता चलेगा कि भाई अगर स्टेट जो है वो किस तरीके से अपनी गवर्नेंस को प्रैक्टिस करेगा। दूसरी चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लॉज के बारे में जो है बात करा गया है, जो कि सोसाइटी के अपने एस्पिरेशंस और गोल्स के बारे में बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि भाई सोसाइटी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है बहुत बढ़ गया है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जो कि इसमें इन चीजों को टारगेट करती है। फिर हमने ये भी देखा कि सरकार ने कोविड के टाइम पे हमने बात करी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में। तो सवाल ये है कि सरकार ने जो पॉवर्टी लाइन में जो लोग थे उनको ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्यों दिया? क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार को डायरेक्शंस देती है, वो कुछ वैल्यूज हैं जिसके तहत सरकार जो है अपना काम करती है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई पॉवर्टी लेवल जो है, पॉवर्टी लेवल हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत हाई है, तो इसको कम करने की जरूरत है। उसके बाद रिसेंटली आपका इंडिपेंडेंस डे गया। अब इंडिपेंडेंस डे गया तो क्या था? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान। तो ये क्या है कि भाई हम जो है जय जवान यूथ के बारे में बात करेंगे, हम फार्मर्स के बारे में बात करेंगे, हम इनोवेशन के बारे में बात करेंगे और हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जब इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है, हमारा जो पॉवर्टी लेवल है, तो इन जो हमारा एजुकेशन लेवल है, इन सबको टारगेट करा जाएगा, जिससे कि हम वर्ल्ड लेवल में जाके अपने बाकी यूएस डेवलप्ड कंट्रीज के साथ हम compete कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जो कि इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को भी परस्यू करवाता है, इंडिविजुअल के गोल्स को भी ध्यान में रखता है, इंडिविजुअल के फ्रीडम्स की भी बात करता है। और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? ये सारी चीजें हमें मिलती है हमारे फंडामेंटल राइट्स से। अभी फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये कुछ सेट ऑफ राइट्स होता है, ठीक है ना, जो कि स्टेट बोलता है कि भाई यू बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आपके पास कुछ अधिकार है, आप बोल सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आपकी अपनी कोई लाइफ है, आपके पास प्राइवेसी है, आपके पास रिलीजियस राइट्स है, आपके पास एजुकेशन राइट्स है। समझ में आया? इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इट ऑल्सो डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है देगा कौन? ये देगा स्टेट। अब अगर स्टेट हमें फंडामेंटल राइट्स देगा तो बदले में स्टेट भी तो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा। तो आंसर इज यस। तो हमें स्टेट के प्रति कुछ ड्यूटीज निभानी है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ये क्लियर हो गया? तो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को किससे मिलते हैं? स्टेट से मिलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज वो ड्यूटीज हैं जो कि स्टेट अपने सिटीजन से एक्सपेक्ट करता है कि भाई वो इन चीजों को निभाएगा। ये क्लियर हो गया आपको?
हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपका एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब जैसे कि मैंने कहा कि सोसाइटी जिस तरीके से आपकी ग्रो करती रहेगी अकॉर्डिंगली जो है हम सोसाइटी के नीड्स के मुताबिक हम चीजों को चेंज करते रहेंगे। और कैसे करेंगे चेंज करेंगे अमेंडमेंट्स के थ्रू। ये क्लियर हो गया। चेंज करेंगे कैसे? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जुडिशरी की, तो जुडिशियल जजमेंट्स जो होते हैं, जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं, वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि जुडिशरी के अंदर अगर एविडेंसेस बदल जाएगा और जुडिशरी के अंदर अगर लॉयर अपने आर्ग्यूमेंट्स को बदल देगा तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट जजमेंट में भी पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप देखोगे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू है क्या? ये एक इंडियन इनोवेशन है। ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें लगा हमारी जरूरत है इस टाइप के चीजों की, और इसी के लिए जो है इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट लाया गया जिससे कि लार्जर सोसाइटी का बेनिफिट हो सके। ठीक है ना? उसके बाद हम कुछ कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कुछ स्टैट्यूट्स के बारे में। हम कुछ लॉज लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल अब देखो, फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम या मैटरनिटी बिल के बारे में बात करोगे। अभी मैटरनिटी बिल हम लेकर आने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है क्या ये पहले था? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अभी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी वुमेन रिप्रेजेंटेशन बन रही है, तो हम भी चाहते हैं कि भाई वुमेन को उनका पॉलिटिकल राइट्स मिले। क्लियर हो गया? तो हमने क्या किया, हमारे लिविंग डॉक्यूमेंट में जाके हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से, हमने अपने एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के हम आपके लॉज लेकर आए। ये क्लियर हो गया? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हम बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स के बारे में। अब एक एक चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, और आपका काम नहीं होगा कि ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद जो भी आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो उसको आप अच्छे से जो है इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लोगे। ठीक है ना? ओके, देखो सबसे पहला जो साइलेंट फीचर है उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ में आया? ओके, उससे पहले आपको ये समझना है कि भाई यूएसए एक ऐसा देश था जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। दो वर्ड बहुत यूज करे जाते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक बोला जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीजें लिखी नहीं होती? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। अनरिटन के अंदर लिखा हुआ होता है, बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो मतलब उसमें जो है इट इज इजी टू चेंज, उसमें बहुत आसानी से जो है आपके चेंजेस किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था वो आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था, बहुत जल्दी जो है हम उसके अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ से जब डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया कि भाई आप लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो बहुत ज्यादा लेंदी है, तो उन्होंने कहा कि भाई लेंदी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्योग्राफिकल रीजंस और हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी के चलते, क्योंकि हमें बाकी लोगों की रिप्रेजेंटेशन, बाकी लोगों की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना था, जिसकी वजह से जो है आपकी या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका लेंथीएस्ट बन गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि डाइवर्सिटी वाज आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। ठीक है ना? दूसरा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका कॉमन है। कॉमन बोलने का मतलब क्या है? स्टेट के लिए कॉमन है और आपका यूनियन के लिए जो है वो भी आपका कॉमन है। मतलब यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएसए में आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टेट भी उसे फॉलो करेगा और यूनियन भी उसे फॉलो करेगा। फिर बोला गया कि भाई इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा लीगल है, और ये बात भी सही है क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो भी असेंबली में मेंबर्स थे वो मोस्टली आपके लॉयर्स थे। अब जब ये लॉयर्स थे तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप वेयर एज हो गया, हेंसफोर्थ हो गया, नॉट विथस्टैंडिंग हो गया, इन सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन
वर्ड्स का इस्तेमाल करके हमने स्पिरिट को कैप्चर करने की कोशिश करी है, हमने उसको डिफाइन करने की कोशिश करी है, सो दैट हमारे डेफिनेशन के अंदर किसी भी टाइप का गैप हमें देखने को नहीं मिले। समझ में आ गया आपको लेंदियस का? उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि लेंदियस का रीजन क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड 55% जो है हमने लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से, ठीक है ना, और यही हमारे लिए इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था। समझ में आया? तो अराउंड 55% चीजें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था, और ये जो लॉ आपका आया था जो ब्रिटिशर्स ने, ये खुद एक बहुत बड़ा लेंदी लॉ था। तो ये आपको 4-5 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। दूसरा हम बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने जो वैल्यूज लिए हैं, हमने जो प्रोविजंस लिए हैं, वैरिड सोर्सेस के साथ जो है हमने लिया है। तो जब अंबेडकर से पूछा गया भाई आपने करा क्या, आपने तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीजें हैं आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दी हैं, तो ये उन्होंने कहा कि भाई हमने क्या किया है, रैंसैक किया है। और क्या किया है, रैंसैकिंग द गुड थिंग्स। तो दिस वाज व्हाट डॉक्टर अंबेडकर सेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहली बात तो हमारे जिन्होंने भी बनाया वो लीगल बैकग्राउंड से थे, तो उनको एक्सपीरियंस था, और उस टाइम पे जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे उनकी जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जो जो अच्छी अच्छी वैल्यूज थी, उनको लेके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। आप हमेशा दूसरों से उसके अच्छे वैल्यूज ही लेते हो। दूसरा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से जो है अराउंड 55% जो है हमने चीजों को लिया। ओके, थर्ड आप देखोगे, अगर मैं बात करूं अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका से हमने क्या लिया, अमेरिका से हमने लिया वहां का प्रियम्बल। उसके बाद हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बात करी डीपीएसपीस के बारे में, और रशिया नहीं बोलूंगा, और मैं जापान की अगर मैं बात करूं तो जापान से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन। ऑल्दो ये फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन हमें इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे देखने को मिलता है, बट ये चीजें हैं कि हमने अलग अलग देशों से जिनके कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम एग्जिस्ट कर रहे थे, हमने वहीं से जो है चीजों को लिया। तीसरी चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है, और साथ में हम बात करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका फ्लेक्सिबल भी है। अब व्हाट इज दिस रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देखो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजन जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, मतलब उनको बहुत आसानी से जो है आपका चेंज किया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड रिजिड का मतलब यह है कि कुछ प्रोविजंस में जो है, कुछ प्रोविजंस को चेंज करने में बड़ी ही मेहनत लगती है, और ये मेहनत कैसे लगती है, ये मेहनत आती है आपकी मेजॉरिटी। तो जब मेजॉरिटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बात करते हैं आर्टिकल 368 के बारे में। या आर्टिकल 368 क्या है, ये आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडमेंट के बारे में। अमेंडमेंट कैसे हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है मेजॉरिटी से। अब फॉर एग्जांपल कुछ होगा आपका सिंपल मेजॉरिटी और कुछ आपका होगा स्पेशल मेजॉरिटी। तो जो चीजें सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगी तो वो सारे प्रोविजंस क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, और जिनको हमें चेंज करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से, तो वो आपकी रिजिड के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि आपको प्रेसिडेंट को हटाना है, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मान रहे। तो अब अगर कोई भी सरकार अगर ऐसी आई कि जिन्होंने प्रेसिडेंट को बोला कि भाई आप हमारी बात नहीं मान रहे तो उनको चेंज कर देते हैं, तो ऐसा प्रोविजन नहीं होगा। समझ में आएगा? और अगर प्रोविजन है तो वो डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का मन करा कि उन्होंने उसको चेंज कर दिया, नहीं कर सकते। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस। क्लियर है? दूसरी तरफ आप देखो कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स की अगर मैं बात करूं, अब मान लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन ले दिया। अब गवर्नमेंट चाहती है कि भाई सीजीआई को हटा दो, क्या सरकार ऐसा कर सकती है? द आंसर इज नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इतनी आसानी से जो है चीजों को चेंज हम नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया आपको? ये दो चीजें आपको ध्यान में हो गई कि कुछ प्रोविजंस रिजिड थे और कुछ प्रोविजंस जो हैं ये आपके क्या थे, ये आपके फ्लेक्सिबल थे। ओके, फ्लेक्सिबल से आपको ये ध्यान में रखना है कि यूके
का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका फ्लेक्सिबल है, और इसीलिए हम यहाँ पे बार बार बात करते हैं क्या, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि आर्टिकल 368 वो बात करेगा अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। फिर हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि भाई फेडरल सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, हमारा सिस्टम है फेडरल सिस्टम, और इस फेडरल सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं यूनिटरी बायस के बारे में। अब ये क्या है, देखो फेडरल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे पहले हमारे ऊपर कौन है, सेंटर है, उसके बाद कौन है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद कौन है, उसके बाद आप बोल सकते हो कि सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, या फिर आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ठीक है ना, ये आपका स्ट्रक्चर है कि नहीं है कि पहले ऊपर, अब सेंटर में कौन है, सेंटर में है आपकी बीजेपी की सरकार। स्टेट में क्या है कि अलग अलग रीजनल पार्टीज हैं, कहीं पे कांग्रेस की मिलेगी, कहीं पे आपको बीजेपी की मिलेगी। तो स्ट्रक्चर जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करो, तो हमें देखने को मिलता है कि सेंटर है, स्टेट है, और आपकी लोअर लेवल पे पीआरआई है या फिर अर्बन लोकल गवर्नेंस है, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे, पहले आप समझ लो फेडरल सिस्टम क्या होता है। अब फेडरल सिस्टम के अंदर सेंटर के पास कुछ पावर है जिसे हम बोलते हैं क्या, यूनियन लिस्ट, कि अगर सेंटर को लॉज लेकर आने हैं तो वो अपने यूनियन लिस्ट के अंदर ही लॉज लेकर आएगा। सिमिलरली जब मैं स्टेट की बात करूंगा तो स्टेट के पास भी कुछ प्रोविजंस है, कुछ प्रोविजंस है जिसके अंदर स्टेट जो है वो लॉ लेके आ सकता है। तो सेंटर किस में लॉ लेकर आएगा, यूनियन लिस्ट में लेकर आएगा। स्टेट किस में लेकर आएगा, स्टेट लिस्ट में लेकर आएगा। दूसरी हमारे पास कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो ना तो यूनियन में है और ना ही वो आपकी स्टेट लिस्ट में, तो उसे हम बोलते हैं क्या, कॉन्करेंट लिस्ट। समझ में आ गया। और इनके अलावा मतलब यूनियन के अलावा यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, एक लिस्ट और बच जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, रेजिड्यूरी लिस्ट। अभी रेजिड्यूरी लिस्ट क्या होता है, वो सारे प्रोविजंस जो कि ना तो आपके यूनियन लिस्ट में आएगा, ना तो आपके स्टेट लिस्ट में आएगा, और ना तो आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, वो सारे के सारे प्रोविजंस किस में आ जाएंगे, आपके रेजिड्यूरी लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, देखो सेंटर अपने यूनियन लिस्ट में बनाएगा, स्टेट स्टेट लिस्ट में बनाएगा। अब सेंटर और स्टेट क्या बोला, सेंटर और स्टेट दोनों बनाएंगे किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, और रेजिड्यूरी के अंदर कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा। अब यहाँ पे किसी भी लिस्ट में लेके अगर सेंटर और स्टेट के बीच में मान लो बहस हो जाती है, ठीक है ना, मान लो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो प्रिवेल कौन करेगा, तो प्रिवेल करेगा सेंटर, प्रिवेल करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सेंटर, स्टेट, पीआरआई ये सब तो है, बट यूनिटरी बायस भी है, और यूनिटरी बायस किसके पास चला जाएगा, सेंटर के पास चला जाएगा। तो यूनियन लिस्ट में बना ही सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट पे जो है सेंटर बना ही सकता है, उसके बाद रेजिड्यूरी में भी जो है सेंटर बना सकता है। क्लियर हो गया। और हम जब बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में, क्या बोला, जब हम बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब इमरजेंसी लगता है तो सबसे जो बोलबाला चलता है वो किसका चलता है, वो चलता है आपका सेंटर का। तो मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस के टाइम पे जो आपकी स्टेट लिस्ट है ना वो भी सेंटर के पास चली जाती है। समझ में आया। इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है, हमारे पास वर्ड क्या है, हम बात करते हैं फेडरेशन के बारे में। अब सवाल ये कि सर आपने फेडरेशन के बारे में बात करा, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, द आंसर इज नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये फेडरेशन वर्ड मेंशन नहीं है, पर फिर भी हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, हम यहाँ पे बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में। ये क्लियर हो गया। और हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो फेडरेशन है, हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो है आपका क्वासाई फेडरेशन या फिर क्वासाई फेडरल स्ट्रक्चर। क्वासाई फेडरल का मतलब क्या है, मैंने आपको फेडरल स्ट्रक्चर समझा दिया। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब सेंटर है, स्टेट है, पर हमारे साथ में मैंने आपसे ये भी कहा कि हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ एक यूनिटरी बायस भी है। तो क्वासी फेडरल का मतलब क्या है कि भाई हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो नेचर है वो आधा फेडरल है। समझ में आया, आधा फेडरल है
और पावर ज्यादा किसके पास है? सेंटर के पास। क्लियर हो गया आपको? आपको क्वासी फेडरल का मतलब आपको समझ में आ गया। अब एक एक चीज करके हम समझेंगे कि सर फेडरल फीचर्स के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आएंगी और आपकी यूनिटरी फीचर्स के अंदर जो है आपकी क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं डुअल गवर्नमेंट के बारे में, मतलब एक गवर्नमेंट होगी आपकी सेंटर के अंदर और दूसरा गवर्नमेंट होगा आपका स्टेट के अंदर। ये आपको क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं बाई कैमरलिज्म के बारे में। ये बाई कैमरलिज्म क्या है? बाई कैमरलिज्म के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास दो हाउसेस हैं, एक हमारे पास है लोकसभा और दूसरा है हमारे पास राज्यसभा, ठीक है ना। तीसरे फेडरल स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं कि हमारे पास है क्या? हमारे पास है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी जो है क्या चलेगी? इसकी हुकूमत चलेगी। इसकी क्या चलेगी? इसकी सुप्रीमेसी चलेगी। चौथा प्रोविजन क्या है? चौथे प्रोविजन में हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। सर अभी डिवीजन ऑफ पावर क्या है? अब अगर दो सरकारें हैं, एक सेंटर की है एक स्टेट की है, तो डिवीजन ऑफ पावर के अंदर हमने बात करा कि सेंटर के पास क्या होगा? सेंटर के पास होगा यूनियन लिस्ट, वेयर एज स्टेट के पास क्या होगा? स्टेट लिस्ट। ठीक है, जैसे अब अगर मान के चलो ये एग्रीकल्चर वाला जो आया था, तो एग्रीकल्चर वाला जो प्रोविजन था वो आपका स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ प्रोविजन है, समझ में आया? तो जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। अगर स्टेट लिस्ट में जाके लॉज बनाएगी तो जो स्टेट्स होंगे ना वो आपके उसको सह नहीं पाएंगे, समझ में आया? तो दोनों के बीच में फिर क्या होगा? दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करी गई है डिवीजन ऑफ पावर के अंदर कि भाई सेंटर को अगर लॉ लेकर आना है तो वो यूनियन लिस्ट के बारे में बात करेगा और अगर स्टेट को लॉ लेके आना है तो वो स्टेट लिस्ट के बारे में जो है आपका बात करेगा। उसके बाद हमने बात कर लिया कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। जब हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा तो हमने ये भी कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफी ज्यादा रिजिड है, इसको इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। ये आपको क्लियर हो गया। फिफ्थ हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में। अभी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि अब आपको इसके लिए आपको ये तो पता होगा ना कि हमारे पास तीन ऑर्गन है। क्या क्या है? एक हम बात करते हैं लेजिस्लेचर के बारे में, दूसरा हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में और तीसरा हम बात करते हैं जुडिशरी के बारे में। तो लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। अब लेजिस्लेचर का काम होता है, लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। तो जो भी पार्लियामेंट लॉज बनाएगी उसका एग्जीक्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। और क्या पार्लियामेंट लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ध्यान में रख के बना रही है या फिर वो लोगों की राइट्स को वायलेट कर रही है? ये चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? जुडिशरी करेगा। तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर हमने बात करी किसके बारे में? हमने डुअल गवर्नमेंट के बारे में बात करी, हमने बात करी बाय कैमरलिज्म के बारे में, हमने बात करी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमने डिवीजन ऑफ पावर के बारे में भी हमने बात करी, हमने यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में हमने बात करी। ये आपको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिटरी के बारे में। अब जब मैंने आपसे कहा कि इमरजेंसी प्रोविजंस के टाइम पे या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में जब आपका सेंटर और स्टेट कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो यूनिटरी में मेरे को क्या देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो हमारी जो सेंटर है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपसे कहा था कि स्टेट के लिए भी जो है वही है और यूनियन के लिए भी जो है वही है। साथ में हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। सिंगल सिटीजनशिप, अगर मैं यूएसए की बात करूं तो वहां पे यूएस के लिए आपका अलग वो है और स्टेट्स के लिए जो है मतलब यूनियन की सिटीजनशिप अलग है और स्टेट की सिटीजनशिप अलग है। फॉर एग्जांपल टेक्सास हो गया, फ्लोरिडा हो गया, इन सब के लिए जो है लोगों के पास स्टेट का भी मेंबरशिप होना चाहिए, सिटीजनशिप होना चाहिए और यूनियन लेवल पे भी होना चाहिए। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। अ पर्सन स्टेइंग इन यूपी उसके पास भी इंडियन सिटीजनशिप होगी और अ पर्सन स्टेइंग इन दिल्ली उसके पास भी इंडियन सिटीजनशिप होगी। ये क्लियर हो गया आपको? तो हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? हम यहाँ पे बात करते हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। फिर हमारे पास एक गवर्नर की पोजीशन आपकी आती है, इसको भी समझेंगे। और ये गवर्नर की पोजीशन कहां से हमें मिलती है? हमें
मिलती है आर्टिकल 153 से। अब ये आर्टिकल 153 क्या है और ये गवर्नर की क्या है? ये गवर्नर जो है इसको बोला जाता है क्या, इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको बोला जाता है अपॉइंटी ऑफ द यूनियन। हर स्टेट में हमें गवर्नर देखने को मिलेगा। चौथा क्या है? चौथा है ऑल इंडिया सर्विसेज। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया सर्विसेज भी बनाया गया है, ठीक है ना। ऑल इंडिया सर्विसेज, कल को जाके आप भी आईएएस बनोगे तो आप जो है ऑल इंडिया सर्विसेज में होंगे। हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, क्या है? आईएएस है, हम फिर बात करते हैं आईपीएस के बारे में, और हम बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में। ये आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज है। अब ये जो 4-5 चीजें हैं ना, ये हमारे यूनिटरी कैरेक्टर को दर्शाता है। आपको क्लियर हो गया? हमने आज अभी क्या क्या बात करा? हमने बात करा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमने बात करा वेरियस सोर्सेस के बारे में, फिर हमने रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करी, और चौथा हमने बात करा फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ प्रोविजंस आपके बदल जाएंगे। देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम 2 हेड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। एक आपका होता है जिसे हम बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। क्या बोला? एक को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, दूसरा को हम बोलते हैं क्या? रियल एग्जीक्यूटिव। अब ये होता क्या है सर? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के अंदर हम बात करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है ना, और रियल एग्जीक्यूटिव में हम बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम 2 चीजों के बारे में बात करते हैं, एक होता है हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा हमारा होता है रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव आपका प्रेसिडेंट और रियल एग्जीक्यूटिव हमारा पीएम। अब आपको ये समझना होगा कि पीएम का जो इलेक्शन होता है ये आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये आपको पता होगा। ऑन दी अदर हैंड जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये भी आपको पता होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है कि हम जिन लोगों को पार्लियामेंट में भेजेंगे या फिर असेंबली में भेजेंगे वो जाके हमारे बिहाफ में जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। समझ में आ गया आपको? अब सवाल यह कि सर प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? अगर प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है तो भाई प्रेसिडेंट का क्यों नहीं हो सकता? देखो, प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है कि लोगों की मेजॉरिटी, ये क्लियर हो गया। अगर प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट लोगों की मेजॉरिटी मिलेगी तो आपको नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा? वो बोलेंगे कि भाई लोगों ने मेरे को चूज करा है, प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भाई इन लोगों ने मेरे को भी चूज करा। तो इसीलिए जो है ये जो इलेक्शन का जो फंडा है इनको अलग अलग सेपरेट रखा गया। ये आपको क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट इसमें हम समझेंगे क्या? हम समझेंगे मेजॉरिटी पार्टी रूल के बारे में। व्हाट इज दिस मेजॉरिटी पार्टी रूल? आपको पता होगा कि लोकसभा के अंदर आपके कितने मेंबर्स हैं? आपके 545 आपके मेंबर्स हैं। आउट ऑफ 545 इसको मैं अगर ब्रेक कर दूं तो 543 प्लस में 2, ये जो आपके होते थे ये आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे, ठीक है ना। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे और ये आपके क्या होते थे? ये आपके इलेक्टेड मेंबर्स आपके होते थे। तो 543 प्लस 2, और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स के प्रोविजन को जो है अभी आपका हटा दिया गया है। ये क्लियर हो गया? मेजॉरिटी पार्टी रूल क्या कहती है कि अगर आपके पास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर 273 मेंबर या 273 लोग हैं तो वो आके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। ये क्लियर हो गया आपको? तो दिस इज व्हाट मेजॉरिटी पार्टी रूल। क्योंकि ये जो इलेक्टेड है, अब इसी इलेक्शन में हमें कांग्रेस के मेंबर्स भी देखने को मिल सकते हैं, हमें बीजेपी के मेंबर्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, हमें टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के मेंबर्स भी जो है पार्लियामेंट के अंदर देख सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या सरकार कांग्रेस की है? द आंसर इज नो। क्या सरकार टीएमसी की है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उनको जो है मेजॉरिटी नहीं मिली है। और ये मेजॉरिटी कैसे मिलेगी? ये मेजॉरिटी मिलेगी इलेक्शंस के थ्रू। ये आपको क्लियर हो गया? ओके, तीसरी हम यहाँ पे बात करते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। क्या है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका आता है आर्टिकल 75। ये रैंडम चीजें हैं आर्टिकल 75, इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
उसके बाद चीजें इतनी स्मूथ हो जाएंगी आपके लिए कि आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है क्या आर्टिकल 75 के अंदर। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी क्या, कि ये रहा आपका लोकसभा, ठीक है ना। लोकसभा में कितने मेंबर्स आपके हो गए, मान लेते हैं लोकसभा के अंदर आपके 543 मेंबर्स हो गए। इसी लोकसभा क्या है हमारी, लोकसभा पार्लियामेंट के बारे में हम बात करेंगे। और ये पार्लियामेंट का काम क्या होता है, पार्लियामेंट का काम होता है लॉ मेकिंग का, ये हमने डिस्कस करा था। और ये लोकसभा क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि यहीं से जो है हमारी क्या बनती है, यहीं से हमारी सरकार बनती है। ये क्लियर हो गया। अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा क्या, कि जब मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं तो यहीं से जो है हमारे कौन आएंगे, यहीं से हमारे एग्जीक्यूटिव आएंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि करंट बीजेपी की सरकार को अराउंड 300 सीट्स हमें मिली है, ये समझ में आ गया। अब इन 300 सीट्स मिली है तो मतलब क्या है कि बीजेपी आके सरकार किसकी बनेगी, सरकार जो है वो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। अब क्या 300 सीट्स मिलने पे क्या सब लोगों को मिनिस्ट्री देंगी, अलॉट होंगे, द आंसर इज नो। इसमें से जो 250 मेंबर्स होंगे, क्या बोला, इनमें से जो 250 मेंबर्स होंगे वो आपके नॉन मिनिस्टर होंगे। ये समझ में आ गया आपको, इनको पोर्टफोलियो एलोकेट नहीं होगा। वेयर एज बाकी जो 50 होंगे ये कौन होंगे, ये आपके मिनिस्टर्स होंगे। ये समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको डिटेल में जानेंगे बट फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, यूनियन काउंसिल। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये स्वयं भी एक साथ करेगी, मतलब जो अच्छा होगा उसका शेयर भी ये लोग एक साथ शेयर करेंगे। और अगर इनकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी चली जाती है तो ये लोग जो हैं डूबेंगे भी एक साथ। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, फोर्थ हम बात करेंगे डुअल मेंबरशिप के बारे में। ये क्या है डुअल मेंबरशिप, डुअल मेंबरशिप को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही वो एमपी भी है, मतलब ही इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एंड ही इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल। ठीक है ना, जब वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है तो वो आपके एमपी हैं, और जब वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है तो वो क्या है, वो आपके प्राइम मिनिस्टर है। तो दिस इज व्हाट डुअल मेंबरशिप इज, कि भाई लेजिस एमपी भी है और साथ में प्राइम मिनिस्टर भी है। समझ में आया आपको डुअल मेंबरशिप। सो डुअल मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। फिर हम लोग बात करते हैं लोकसभा की। अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में हमें क्या कौन देखने को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलता है। और अगर हम स्टेट असेंबली की बात करें तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कौन, सीएम हमें सीएम देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, अब समझेंगे कि स्टेट असेंबली क्या होती है, बट फिलहाल के लिए आप इसको होल्ड करके रखिए। ठीक है ना, लोकसभा में कौन होंगे, पीएम होंगे, प्राइम मिनिस्टर। स्टेट असेंबली में कौन होंगे, सीएम। जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए आदित्य योगीनाथ। ठीक है ना, यूपी में है आपके आदित्य योगीनाथ। ठीक है, उसके बाद 7th की अगर मैं बात करूं तो आपको दो, अब यहाँ पे हम बात करेंगे डेजोल्यूशन के बारे में। तो मैंने आपसे मेजोरिटी के बारे में बात करी। अब मान लो कि भाई सरकार है, बीजेपी की सरकार को 5 साल के लिए चुना लोगों ने। अब हुआ क्या कि ये जो मेजोरिटी है ना, उससे पहले ही आपकी चलेगी। तो हाउस क्या हो जाएगा, हाउस आपका डिसॉल्व हो जाएगा, हाउस क्या हो जाएगा, डेजोल्यूशन हो जाएगा। और आपको ध्यान में रखना है ये जो लोकसभा है ये बिलोंग करती है कौन सी हाउस, लोअर हाउस को। तो मतलब लोकसभा जो है उसको डेजोल्यूशन किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली को भी जो है डेजोल्यूशन जो है किया जा सकता है। क्या राज्यसभा को किया जाता है, द आंसर इज नो। राज्यसभा को नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा का जो नेचर होता है वो होता है परमानेंट हाउस का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर के बारे में समझा, प्रेसिडेंट के बारे में समझा, मेजॉरिटी पार्टी रूल के बारे में समझा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझा, मेंबरशिप हो गया, लीडरशिप हो गया, डेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस के बारे में समझा, और ये भी समझा कि राज्यसभा जो है वो आपकी परमानेंट हाउस है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? ओके। अब यहाँ पे एक और पॉइंट
समझेंगे कि भाई क्या चीजें हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लैंड। तो हमने हमने इंग्लैंड जिसने कि आके हमारे पे हुकूमत करी थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी क्या क्या चीजें आपकी फर्क है। अब एक बात बताऊं तो इंडिया ने जो है कॉपी किया था ब्रिटिश डेमोक्रेसी का वेस्टमिंस्टर मॉडल। क्या बोला मैंने? इंडिया ने ब्रिटिश डेमोक्रेसी से वेस्टमिंस्टर मॉडल को कॉपी किया था। ये क्या है देखो, अब यहाँ पे हमारे प्रियम्बल के अंदर जब मैं आपको प्रियम्बल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा रिपब्लिक क्या होता है, और अभी हम बात करेंगे रिपब्लिक वर्सेस मोनार्क। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि हमारा हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है, क्या बोला, हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है, दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या, यहाँ पे मैंने आपसे प्रेसिडेंट के बारे में कहा, तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। और प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? ही विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। रिपब्लिक की अगर मैं बात करूं तो ये कौन हो जाएंगे? आपके हेड ऑफ द स्टेट हो जाएंगे। ये समझ में आता है? ओके। और ये जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे ना, ये आपके इलेक्टेड होंगे। तो मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, तो रामनाथ कोविंद जी जो है, ऐसा नहीं है कि अब उनकी फैमिली से ही जो है आपके प्रेसिडेंट्स आएंगे। समझ में आ गया? ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड में फॉलो क्या होता है? इंग्लैंड में फॉलो होता है हेरिडिटरी सिस्टम, कि वहां पे अगर कोई क्वीन है या फिर वहां पे अगर कोई क्वीन है, किंग है, तो उन्हीं की फैमिली से जो है नेक्स्ट किंग या फिर नेक्स्ट क्वीन आपका बनेगा। तो इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो रिपब्लिक और मोनार्क के बारे में आपको समझ में आया। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट, और हमारे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो आपके इलेक्टेड है। अगर मैं बात करूं मोनार्क के बारे में, तो इंग्लैंड में क्वीन और किंग की जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है आपकी? वो आपकी हेरिडिटरी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो यूके की जो पार्लियामेंट है, यानी कि इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, जो मैंने आपसे बात करी ब्रिटिश डेमोक्रेसी की जो बात करी, यूके की जो पार्लियामेंट है वो आपकी क्या है? वो आपकी सॉवरेन है। सॉवरेन बोलने का मतलब यह है कि वो जो भी लॉज बनाएगी वो सही होगा, जुडिशरी आके इंटरफेयर नहीं करेगी। तो वहां की पार्लियामेंट में देयर विल बी नो जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल आके ये नहीं देखेगी कि भाई जो लॉज बनाए गए हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये क्लियर हो गया? तो अब इसको आके जब हम लोग प्रेम्बल पढ़ेंगे तो इसको और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब सिंपल सा आप फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि भाई अगर मेरा देश है, मेरी जमीन है, मेरा पार्लियामेंट है, तो मैं इस जमीन के ऊपर मैं खुद ही लॉज या रूल्स बनाऊंगा। कोई एक्सटर्नल पावर आके इंडिया के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज या आर्टिकल्स को नहीं ऐड कर सकती। समझ में आ गया? क्योंकि हमारे सेटअप के अंदर हमने बीजेपी को मेजॉरिटी से जिताया है, और यही जो बीजेपी होगी यानी कि जो सरकार होगी उसी के पास एक्सक्लूसिव पावर होगी कि वो हमारे लिए हमारे देश के अंदर वो रूल्स या लॉज लेकर। समझ में आया? पार्लियामेंट में क्या कहा? पार्लियामेंट की जो यूके की जो पार्लियामेंट है सॉवरेन है, मतलब जुडिशियल जो है इंटरवीन नहीं कर पाएगी। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। कल को अगर बीजेपी यानी कि हमारी सरकार अगर कोई लॉ लेके आती है और गलती से भी ये जो लॉ है हमारे राइट्स को वायलेट करती है, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा जुडिशरी है तो वो इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ठीक है ना? तीसरी हम बात करते हैं क्या? हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको ये चीज तो पता होगा कि बहुत लोग बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कि सरकार में किसकी ज्यादा चलती है? सरकार में प्राइम मिनिस्टर की सबसे ज्यादा चलती है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये चीजें भी समझाई थी। 300 सीट्स मैंने आपको समझाया, फिर मैंने आपसे कहा कि 250 में से मान लेते हैं नॉन मिनिस्टर्स हैं, 50 आपके मिनिस्टर्स हैं। अब सवाल ये है कि सर क्या ये 50 मिलकर डिसीजन लेंगे? द आंसर इज नो। ये 50 मिलकर डिसीजंस नहीं लेंगे। अगर किसी भी मुद्दे पे कोई डिस्कशन होगा तो 50 डिफरेंट व्यूज आएंगे। तो इसीलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका?
कैबिनेट मिनिस्ट्री का। ये कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट के अंदर आपके 10 से 15 मेंबर्स ही जो हैं आपके होंगे। ये आपको क्लियर हो गया? सो 10 से 15 ही जो हैं आपके मिनिस्टर होंगे जो कि आपके डिसीजन लेंगे। ये क्लियर हो गया? तो सबसे पावरफुल कौन हो गया? कैबिनेट हो गया। और कैबिनेट को हेड कौन करेंगे? कैबिनेट को हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया? तो इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर की चलती है तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये आपकी प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहां तक आपको समझ में आया जो भी हमने चीजें? तो फिलहाल आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आई चीजें कि नहीं आई। अकॉर्डिंगली जो है फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।